हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब इस चैप्टर के यहाँ पे कवर कराएंगे हम। और हाँ, ये फर्स्ट भाग है, वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आएगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो वहाँ पे भी जाके आप देख लेना, सेकेंड पार्ट भी देख लेना। उसमें लास्ट में हम एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर कराएंगे, ठीक है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देखो कि हम खाना क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट फूड, ठीक है। तो खाना इसीलिए खाते हैं भाई क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके। हमें एनर्जी मिल सके मतलब कि हमारे सेल्स को एनर्जी मिल सके। हमारे शरीर में जो सेल्स प्रेजेंट है, चाहे वो लीवर के सेल्स हो जो अपना काम कर रहे हो, चाहे वो किडनी के सेल्स हो, चाहे वो हार्ट के सेल्स हो, सारे अपने अपने काम करते हैं शरीर में। तो काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा? हम खाना खाएंगे तो उससे एनर्जी आएगा। तो समझ में आया हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें हमारे शरीर में प्रेजेंट सेल्स को एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट के बारे में कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। जो भी खाना हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो भी खाना हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट या लिपिड, ठीक है। तो लिपिड हम लोग साइंस के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अगर कॉमनली आप बोलोगे तो कॉमनली फैट शब्द यूज़ होता है। तो फैट और लिपिड सेम चीज़ है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखना कि विटामिन और मिनरल्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। माने विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर में जाने के बाद हमें एनर्जी प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर में थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं एंजाइम की एक्टिवेशन में। मतलब हमारे शरीर में प्रेजेंट एंजाइम्स इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अभी अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आगे आप रिलेट कर लोगे। अभी अब बस आप सुन लो। बहुत सारे एंजाइम्स इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए विटामिन और मिनरल्स का खासा रोल होता है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। देखो, हम ये सब चीज़ों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर में क्योंकि ये सारे चीज़ को आप बाद में जाके रिलेट करोगे। अभी बस आप देखते जाओ हम आपको क्या क्या बता रहे हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड माने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स शुगर्स, और जिस चीज़ को हम मुंह से लेते हैं, मतलब जो खाना हम खाते हैं, वो एक्चुअली जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जो हम मुंह से लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम खाना के थ्रू ले रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? स्टार्च। जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च जो हम खा रहे हैं वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है? अब देखो, अगर आप स्टार्च को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा अगर आप ब्रेक करते हो, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, ये भी आगे बताएंगे। बस यहाँ पे सुन लो कि स्टार्च को अगर आप तोड़ोगे ना तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उससे भी सिंपल फॉर्म होता है। मतलब कि स्टार्च को आप डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करते हो, फिर डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन कर रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइसेकेराइड क्या हो गया? वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। पॉलीसेकेराइड बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और डाइसेकेराइड उससे कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, देखना ये नाम आप आगे सुनोगे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे ना उस समय आप ये सब नाम सुनोगे। तो उसको हम आपको अभी बता रहे हैं कि डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड से थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए? डाइसेकेराइड्स हो गए। अब मोनोसेकेराइड जब आप इसको फर्दर और तोड़ते हो तो उससे बनता है मोनोसेकेराइड, दैट इज सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स बनता है और सिंपल शुगर्स ही हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। मतलब हमारा सेल जो इतना छोटू सा सेल है उसमें इतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो नहीं जा सकता ना, वो नहीं कंज्यूम कर सकता इतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम खाना को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जो सेल है, वो जो हमारा बॉडी का सेल है, वो उसको आसानी से कंज्यूम कर सके। तो कौन सा चीज़ को मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट को हमारा सेल एब्जॉर्व करता है? दैट इज़ मोनोसेकेराइड को, दैट इज़ सिंपल शुगर्स को, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स ही सेल्स खा सकते हैं, सेल्स अपटेक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर्स दैट इज़ पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड हमारा सेल्स कंज्यूम नहीं करता है। क्या कंज्यूम करता है? मोनोसेकेराइड कंज्यूम करता है। और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लूकोज,
ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो अब याद रख लो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज सिंपल शुगर्स होते हैं और डाइसैकेराइड्स ये होते हैं। देखो अगर डाइसैकेराइड्स नहीं भी याद करोगे तो आप ये याद करो कि ग्लूकोज का भाई गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों हो गए आपके सिंपल शुगर्स जिसको आपके सेल्स एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। और ये स्टार्च हो गया कॉम्प्लेक्स शुगर्स। क्लियर है यहाँ तक? कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। देखो प्रोटीन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे आप कंज्यूम करते हो, जिसे आप लेते हो खाना के द्वारा, आप जो ले रहे हो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ठीक है, जिसे आप माउथ के थ्रू लेते हो। एक होता है इंटरमीडिएट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद, मतलब पार्शियली आप इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को आप डाइजेस्ट करोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेस्ट करेगा तो उससे बनेगा पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रोटीन्स क्या हो गए? पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस। हम आपको कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारा आप आगे कवर करोगे। अब ये वर्ड सुनोगे आप ये वर्ड सुनोगे आप स्टमक में सुनोगे, तो सब चीज़ें आगे में जाके रिलेट होंगे, आप बस यहाँ पे सुनते जाओ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हम अपने माउथ से लेते हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं याद करना आपको, बस आप ये याद रखना कि जो हम प्रोटीन खा रहे हैं ना, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन खा रहे हैं जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना प्रोटीन का, वो पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज होता है। बस इतना तो याद रख सकते हो। और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो सिंपलेस्ट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ अमीनो एसिड। माने ये अमीनो एसिड सबसे सिंपल प्रोटीन है। क्लियर है? अब देखते हैं फैट और लिपिड। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं जैसे कि घी, बटर, तो उसमें फ़ैट होता है। तो फैट या लिपिड को हम लोग जब अपने मतलब डाइट में लेते हैं तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पे देखो। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैट या लिपिड का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। माने ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही सेल्स अपटेक कर सकती है, इस फैट को अपटेक नहीं कर सकती। इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ही हमारे सेल्स अपटेक करती है। क्लियर है? तो फैट या लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। डन। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है। टिश्यूज़ बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब कैसे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखो आपको पता है कि आप जो चैप्टर पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है। और बताओ ऑर्गन सिस्टम क्या क्या होता है? जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स से मिलके बने हुए होते हैं और वो सारे ऑर्गन्स मिलके सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, सेम क्रिया को कर रहे हो। ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स जो मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन ऑफ डाइजेशन कर रहे हैं, सब मिलके डाइजेशन की क्रिया को कर रहे हैं। तो वैसे सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं जिसके सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन की क्रिया को करते हैं। अब क्या क्या अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लो। देखो ये डायग्राम, देखो यहाँ पे ये माउथ है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे ये माउथ है, माउथ से खाना जाता है आपका फूड पाइप में, दैट इज़ ईसोफेगस में माउथ से जाता है खाना ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप बोलो या ईसोफेगस बोलो, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो खाना कहाँ से गया? खाना माउथ से गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से खाना जाता है ये स्टमक में, ये स्टमक से खाना जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ तक आपका स्टमक हुआ, ठीक है। स्टमक के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो येलो वाला पार्ट है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आपका स्टार्ट होता है और ये पूरा यहाँ पे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ही का ही पार्ट प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस अभी इतना समझो कि यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया
गया है और ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आके ख़त्म होता है और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है और ये आप ग्रीन वाला जो पूरा देख रहे हो ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो कि यहाँ पे एनएस पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये सारे मिल के हमारा क्या सिस्टम बना रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिल के क्या बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, फैट या लिपिड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सब जो हम इनटेक करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे कि स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं और फैट और लिपिड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं वो सारे को हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना, सिंपल फूड मतलब कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं, और फैट या लिपिड का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाना, वो सारे क्या होते हैं, सिंपल फूड होते हैं। तो यही कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाना, ये करता कौन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और यही प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ये जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम आप अभी देखे, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ही डाइजेशन की पूरी प्रतिक्रिया चलती है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही चलती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है और ये किसकी मदद से होता है, एंजाइम्स की मदद से होता है। ठीक है, ये एंजाइम्स की मदद से होता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में और हम जानते हैं कि इन्हीं सिंपल फूड को, दैट इज़ ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल को ही हमारे सेल्स कंज्यूम करती है, क्योंकि सेल्स कभी भी कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेल्स का साइज ही बहुत छोटा होता है, तो वो इतने कॉम्प्लेक्स फूड को कैसे कंज्यूम करेगी। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हम सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी सेल्स उसको कंज्यूम कर सके। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली खाना तो हमारे सेल्स को पहुंचाना है, तो उस सेल्स खाना खा सके, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, और उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और ये किसकी मदद से होता है, एंजाइम्स की मदद से होता है। अब भैया ये एंजाइम्स क्या है, तो चलो हम देखते हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंजाइम्स किसके बने हुए होते, प्रोटीन के बने हुए होते। मतलब 99% जो आप एंजाइम्स पढ़ोगे वो सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एंजाइम्स को छोड़ के जो आरएनए से बने हुए होते हैं या कुछ अदर चीज़ से बने हुए होते हैं। मतलब 99% आप एंजाइम्स देखोगे तो वो प्रोटीनीशियस ही नेचर के होंगे, प्रोटीन के ही बने हुए होंगे। ठीक है, एंजाइम्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड। अभी आप देखें कि एंजाइम्स का काम क्या होता है, यहाँ पे आप देखें कि एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम्स का काम हो गया सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स फूड में, एंजाइम्स का काम हो गया कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप ये याद रखो कि एंजाइम्स बने हुए किसके हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ किसका है। अभी आपको बोले कि एंजाइम्स प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो 99% एंजाइम्स जो आप पढ़ोगे वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये बने हुए तो प्रोटीन के हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ पे एक्ट कर सकते हैं। माने आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, डाइजेशन उसका प्रोटीन का पढ़ोगे, फैट का डाइजेशन पढ़ोगे, तो ये प्रोटीन के बने हुए एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किसी पर भी एक्ट कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये किसके बने हुए हैं और किस पे एक्ट कर रहे हैं। किसके बने हुए हैं अगर आपको पूछेगा तो आप बोलोगे कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। भैया 99% हम जो एंजाइम्स पढ़ते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए किसी पर भी एक्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, वो किसी पर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते कौन है भैया, ये एंजाइम्स आया कैसे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स कैसे आया, दिस इज द क्वेश्चन। तो एंजाइम्स आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड से। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वही डाइजेस्टिव ग्लैंड इन एंजाइम्स को बनाते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स बनते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके ग्लैंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड्स दो प्रकार का होता है ऑन द बेसिस कि उनके पास अपना पर्सनल डक्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर उनके पास, उन ग्लैंड्स के पास अपना डक्ट प्रेजेंट है, अपना नली प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जिनके पास नहीं प्रेजेंट है वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो इनके पास डक्ट होता है और इनके पास डक्ट नहीं होता है, और ये अपना सिक्रीशन माने ये जो सेल्स जो बना रही है, जो सिंथेसिस करती है अपने अंदर, वो सिक्रीशन बेसिकली वो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट में भेजते हैं। माने ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं और ये सेल्स कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो जो भी चीज़ ये बनाते हैं उसको वो कहीं भेजा जाने के लिए बनता है। तो वो किसके मदद से जाता है अपने टारगेट प्लेस पे? वो डक्ट की मदद से जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में ध्यान से सुनो, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में इनका कोई भी अपना पर्सनल इनका कोई भी अपना पर्सनल डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अपना कोई पर्सनल डक्ट प्रेजेंट नहीं है। ये अपना सिक्रीशन को ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स तो नहीं बोल सकते, ब्लड कैपिलरीज में रिलीज करता है। ठीक है, ये अपना, क्योंकि इसके पास अपना पर्सनल डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये अपना सिक्रीशन को ब्लड कैपिलरी में रिलीज़ करता है, और इन ब्लड कैपिलरी की मदद से वो अपना टारगेट प्लेस पे जाता है। मतलब ये जो ग्लैंड जो चीज़ को बनाया, जो भी सिक्रीशन ये बनाया, जिसको वो रिलीज़ किया, वो सबसे पहले ब्लड कैपिलरी में जाएगा और ब्लड कैपिलरी से वो अपना टारगेट प्लेस में जाता है। मतलब दोनों में डिफरेंस समझे, एक के पास डक्ट प्रेजेंट है, एक के पास डक्ट प्रेजेंट नहीं है। एक अपना सिक्रीशन टारगेट के पास डक्ट के थ्रू भेजता है, एक अपना सिक्रीशन टारगेट के पास ब्लड कैपिलरी की मदद से भेजता है। समझ में आ गया? अब देखो, दोनों के सिक्रीशंस को हम एंजाइम नहीं बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बनाते हैं ना, उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिक्रीशन मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बनाएंगे उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में हो गए जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। अगर आप स्पेसिफिकली लिखो तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड लिख लो। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड लिख देते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि सबका अपना अपना पर्सनल डक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे ग्लैंड्स जिसके पास अपना डक्ट प्रेजेंट है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आ गया? और अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड पढ़ोगे वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या स्टेजेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, किस किस स्टेज में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। सबसे पहले होता है इंजेशन, माने हम खाना को माउथ में लेके उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, तो इंजेशन सबसे पहला प्रोसेस हुआ। फिर उसका डाइजेशन होता है बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे यहाँ से खाना हम लोग माउथ के अंदर लिए, ठीक है, यहाँ पर खाना हम लोग माउथ के अंदर लिए, उसके बाद ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके थ्रू पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हुआ इंजेशन, फिर हुआ डाइजेशन। अब तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो खाना हम डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जिसको डाइजेस्ट किए हैं उसको तो अब एब्जॉर्ब भी करना होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करोगे अपने शरीर में, अपने ब्लड कैपिलरीज में आप एब्जॉर्ब करोगे तभी तो वो खाना सेल्स के पास पहुँचेगा। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपने डाइजेस्ट किया खाना को उसको ब्लड कैपिलरीज में लाना, एब्जॉर्प्शन मतलब फूड तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम से जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फूड मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, ऐसा ही मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ एक पार्ट होता है, उससे खाना एब्जॉर्ब होकर ब्लड्स में जाता है। ठीक है, अब यही ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड तो बॉडी के हर एक जगह पे फ्लो होता है, चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेन में तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हो, लंग्स हो, हार्ट हो, हर जगह पे ब्लड फ्लो होता है। तो अब ये ब्लड क्या करेगी, इन खाना को बॉडी के हर एक सेल्स के पास पहुंचाएगी। तो क्या हो गया? तीसरा प्रोसेस क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब चौथा प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि ये खाना जो पहुंचा है हर एक सेल्स के पास,
सबसे पहला पॉइंट उसका अपटेक होना, दूसरा पॉइंट उसे एनर्जी निकलना। ठीक है, सबसे पहले ये सेल्स इन खाना को अपटेक करती है, अपने इस खाने को लेती है, उसके बाद उस खाने से एनर्जी निकालती है और वो प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में दो चीज़ आ गया, एक उस खाने को अपटेक करना सेल्स के द्वारा, दूसरा उससे एनर्जी डिराइव करना, उससे एनर्जी निकालना, ये कहलाता है एसिमिलेशन। देखो ये दोनों पॉइंट को हम बहुत अच्छे से क्लियर से बताएं क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। अब इजेशन या एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? जो खाना यहाँ से एब्जॉर्व हो गया वो तो एब्जॉर्व हो गया, जिसका डाइजेशन हो गया वो हो गया। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें बनती हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अनडाइजेस्टेड रह जाती है वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, एनएस के थ्रू निकल जाती है। एक्सक्रीशन प्रोसेस से बॉडी के बाहर निकल जाती है। तो एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? एनएस से होता है। ठीक है, क्लियर है? तो पूरा प्रोसेस आपको बता देते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, दैट इज़ हम लोग लार्ज फूड मॉलिक्यूल को माउथ के थ्रू लेते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद स्टमक में होता है या पूरा स्टमक नहीं मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होता है डाइजेशन का। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन होना, दैट इज़ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना का ब्लड कैपिलरी में जाना, तीसरा प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये ब्लड कैपिलरी से मूव करके सेल्स के पास जाती है और सेल्स उसको अपटेक करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो उससे डिराइव करता है एनर्जी, वो दूसरा पॉइंट। तो ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू एनस, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन या इजेशन। इजेशन मतलब इजेक्ट होना, इसलिए इसको बोलते हैं इजेशन प्रोसेस और इसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? जिनमें खाना एक्चुअली जा रहा है, मतलब जिनमें खाना एक्चुअली जाता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे देखो ये माउथ है, यहाँ पे खाना गया, फिर स्टमक में खाना गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना गया, फिर अल्टीमेटली खाना बाहर निकल गया। ये पूरा पार्ट कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा को जहाँ जहाँ खाना एक्चुअली मूव कर रहा है, एक्चुअली जा रहा है, वो पार्ट ही एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुल लिखा गया है, नली जिसमें खाना जा रहा है वो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। इसका लेंथ होता है 9 मीटर 33 फीट, मतलब इसको फीट में बोले तो 33 फीट और मीटर में बोले तो 9 मीटर। ठीक है, इसका पार्ट क्या हो गया? माउथ, फूड पाइप जिसको आप इसोफेगस भी कहते हो, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारा पार्ट किसका हो गया? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, जिसमें खाना जा रहा है। और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि ये ग्लैंड्स डाइजेशन में मदद कर रही है, इसलिए हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मैक्सिमम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं डाइजेशन के लिए। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का क्या काम होता है? अपने सिक्रीशन के साथ एंजाइम्स को भेज देना। ये जो भी बना के रिलीज़ करेगा उनमें एंजाइम्स पक्का प्रेजेंट होएगा। जैसे हो गया सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। देखो सलाइवरी ग्लैंड माउथ वाले पार्ट में अपना सिक्रीशन को रिलीज़ करता है। बेसिकली स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। गैस से ही आप समझ जाओगे कि गैस कहाँ होता है? पेट में होता है। मतलब ये ग्लैंड्स किससे रिलेटेड है? स्टमक से रिलेटेड है। और एक होता है लीवर, एक होता है पेनक्रियास। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप देख लो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे देखते हैं। देखो ये हो गया आपका माउथ, ये हो गया आपका इसोफेगस। तो ये माउथ है ना, माउथ से ही रिलेटेड होता है, माउथ से ही जुड़ा हुआ रहता है तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, माउथ से जुड़ा हुआ होता है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आता है इसोफेगस वाला पार्ट, फिर आता है ये क्या बोलते हैं? स्टमक के साथ एसोसिएटेड कौन से ग्लैंड थे? दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद आता है ये ड्यूडेनम। ठीक है, और ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़े हुए होते हैं लीवर और पेनक्रियास। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीवर, ये हो गया पेनक्रियास। अभी आप सुनो, अगर आपको कोई चीज़ का क्लैरिटी नहीं हो रहा ना, तो एक एक करके हम एक ही चीज़ को आपको कम से कम 3-4 बार बोल देंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ 2 ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज़ लीवर और पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास किससे जुड़े हुए हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ गया आपका ये
बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद यहाँ से रेक्टम और एनस, यहाँ से खाना निकल जाता है। तो क्लियर हो गया, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़े हुए ग्लैंड्स कौन कौन से हो गए, एक हो गए सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ से जुड़े हुए हैं, एक हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक से जुड़े हुए हैं, और एक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ये भाग से जुड़े हुए 2 ग्लैंड्स, दैट इज लीवर और पेनक्रियास। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से एक एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम का हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर ओपनिंग होता है, माने समझो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, अभी जस्ट ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा का पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटीरियर ओपनिंग है, मतलब सबसे एंटीरियर वाला भाग में ओपनिंग को हम लोग कहते हैं माउथ, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होता है उसे हम कहते हैं एनस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर ओपनिंग क्या हो गया, माउथ। बेसिकली ये माउथ कहाँ जाके खुलता है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में, मतलब ये जो ओपनिंग है, जो माउथ ओपनिंग है, उसके अंदर जो स्पेस आप जिसमें खाना लेके खाते हो, वो स्पेस को हम लोग बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर का स्पेस जिनमें टीथ और टंग प्रेजेंट होता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। तो माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में हमारा टीथ और टंग होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, वो कि बक्कल कैविटी जहाँ पे आप खाना खा रहे हो उसके बाहर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, माउथ के बाहर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो डक्ट के थ्रू माउथ बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और वो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन को जो वो बनाते हैं वो माउथ में रिलीज़ करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के बाहर, लेकिन ये जो बना रहे हैं, जो सलाइवा बनाते हैं वो उसको कहाँ रिलीज़ करते हैं, बक्कल कैविटी में रिलीज़ करते हैं या ओरल कैविटी में रिलीज़ करते हैं। तो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी के बाहर। आउटसाइड बक्कल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम सलाइवा या सलाइवरी जूस बोलते हैं। मतलब आप सलाइवरी ग्लैंड जो भी पढ़ोगे, अभी आपको आगे बताएंगे, उसका सिक्रीशन जो वो बनाता है ना, उसे हम सलाइवा या सलाइवरी जूस बोलते हैं। अब सलाइवा क्या है, जो आप माउथ में जो आपको लिक्विड पार्ट लगता है वो सलाइवा हो गया। तो बेसिकली सलाइवा या सलाइवरी जूस बोलते हैं, वो कौन बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड बनाता है, जो कि प्रेजेंट तो बाहर होता है, प्रेजेंट तो बक्कल कैविटी के बाहर होता है, लेकिन उसका सिक्रीशन कहाँ आता है, जो वो बना रहा है वो कहाँ रिलीज आउट कर दिया जाता है, वो बक्कल कैविटी में रिलीज़ किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, दांत की पढ़ाई को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, टीथ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, और दांत का डॉक्टर को हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। और एक अडल्ट ह्यूमन में 32 दांत होते हैं, 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। अब 32 टीथ्स 4 प्रकार के होते हैं, वो जो 22 दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, केनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स। अब इनका अरेंजमेंट हमारा माउथ में किस प्रकार से होता है, हमारा बक्कल कैविटी में किस प्रकार से होता है, वो देखते हैं। दांत को महसूस करो जीभ से, एक नुकीला सा टीथ आपको दिखेगा, उसके आगे के जितने भी टीथ जो आगे प्रेजेंट है, जब हंसते जो आपको दिखता है ना, वो आगे जो आपके माउथ में 2 नुकीले दांत प्रेजेंट है, उसके आगे 4 दांत प्रेजेंट है, उसके फ्रंट में 4 दांत प्रेजेंट है, उसे हम इंसिजर कहते हैं। दोनों साइड के नुकीले दांत को फील करो, और उसके आगे जब आप हंसते हो तो जो स्माइल करते हो तो जो टीथ दिखता है उसे हम इंसिजर कहते हैं। आप उसका नंबर काउंट करोगे तो वो ऊपर में 4 होते हैं, मतलब कि अपर जॉ में ऊपर वाले दांत में 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाले बेसिकली जॉ में, नीचे वाले जॉ में भी 4 प्रेजेंट होते हैं इंसिजर, ठीक है। तो इंसिजर 4 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो टोटल इंसिजर कितना हो गया, 8। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे हमारे माउथ में 4 बेसिकली ऊपर में इंसिजर प्रेजेंट है, 4 नीचे इंसिजर प्रेजेंट है, तो टोटल 8 हो, टोटल टीथ कितना हो गया, इंसिजर वाला 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं केनाइन देखो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो माउथ के अंदर 4 केनाइंस प्रेजेंट है, अपर जो में 2 और लोअर जो में 2, ठीक है। तो अपर जो में 2 केनाइंस प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाले जो में 2 केनाइंस प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल केनाइंस कितने हो गए माउथ में, 4 हो गए।
अब प्री मोलर्स कितने होते हैं वो देखते हैं। देखो कैनाइंस जो आपको शार्प टीथ दिखा उसके फ्रंट में तो इंसिजर प्रेजेंट है, लेकिन आप कैनाइंस के पीछे जाके देखोगे तो उनमें पीछे जो 2 दांत है उसको हम प्री मोलर्स बोलते हैं। कैनाइंस के पीछे आप फील करो अपने टंग से, 2 दांत जो कैनाइंस के पीछे है उन्हें हम प्री मोलर्स बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो में कितने प्री मोलर्स हुए, 2 इधर प्रेजेंट है और 2 दूसरे साइड में प्रेजेंट होंगे, तो प्री मोलर्स ऊपर वाले जो में 4 प्रेजेंट है। क्लियर है? उसी प्रकार से नीचे भी 4 प्रेजेंट होगा, इधर साइड 2 और इधर साइड 2, माने टोटल प्री मोलर्स कितने हुए, 8 हो गए। ऊपर वाले जो में 2, ऊपर वाले जो में 4 और नीचे वाले जो में 4 हो गए, तो टोटल 8 प्री मोलर्स हो गए। अब मोलर्स की बात करें तो प्री मोलर्स के पीछे आते हैं मोलर्स। प्री मोलर्स के पीछे 3 दांत होते हैं जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं। एक साइड में 3 प्रेजेंट है तो दूसरा साइड में भी 3 होगा और सिमेट्रिकली नीचे भी 3 प्रेजेंट होगा, इधर साइड 3 प्रेजेंट होगा और इधर साइड पे 3 प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो अगर आप टोटल मोलर्स काउंट करोगे 3 4 जा 12 होता है ना, क्योंकि चारों साइड प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, 12 टीथ हो जाएगा। मोलर्स का इंडिविजुअली 12 दांत होता है। ठीक है? देखो इंसिजर 8 हो गया जैसा कि यहाँ पे काउंट किए थे, कैनाइंस 4 हो गया, प्री मोलर्स 8 हो गया और मोलर्स 12 हो गए। अब जो फ्रंट वाले इंसिजर्स होते हैं, जो आगे के ऊपर जो में 4 दांत और नीचे वाले जो में 4 दांत, वो बेसिकली कटिंग का काम करते हैं। मतलब खाना को बाइट करने में या कटिंग करने में काम कौन सा टीथ करते हैं, इंसिजर करते हैं। ठीक है? और इन्हें स्माइली टीथ भी कहते हैं। क्यों स्माइली टीथ कहते हैं? क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो मैक्सिमम जो आपका दांत दिखता है वो इंसिजर ही दिखता है। आप बोलोगे कैनाइंस भी दिखता है, बट मैक्सिमम जो दांत दिख रहा है उस बेसिस पे इसको बोल दिया स्माइली टीथ। ठीक है? और यही दांत सबसे पहली बार दिखता है चाइल्ड में। मतलब बच्चा में जब दांत आने लगते हैं, दूध वाला दांत आने लगते हैं, तो सबसे पहले इंसिजर्स ही आते हैं। ठीक है? अब देखो कैनाइंस को टीयरिंग टीथ बोलते हैं। टीयरिंग टीथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चीड़ फाड़ में ये खाना का चीड़ फाड़ में ये इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको आप रिलेट कर सकते हो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मतलब जो मांस खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कैनाइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, आप देखोगे। और ये कैनाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, टीयरिंग टीथ कहते हैं। ठीक है? और इन्हें शार्प टीथ भी बोलते हैं। देखो सबसे ज़्यादा शार्प यही टीथ होता है और ये सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं कार्निवोर्स में। प्री मोलर्स को हम लोग ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं और मोलर्स को हम लोग ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग भी बोलते हैं। मतलब मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग और प्री मोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग का। क्लियर है? देखो अब इस पेज से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमको बताते हैं। सबसे पहले ये देख लो, अब हम बात कर रहे थे अडल्ट ह्यूमंस का, मतलब एक जवान आदमी है उसकी दांत की बात कर रहे हैं। एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, एक अडल्ट ह्यूमन है, उसकी दांत के बारे में बात की कि उसके अगर माउथ में 32 टीथ है तो उनमें इंसिजर कितना होगा, कैनाइन कितना होगा, प्री मोलर्स कितना होगा और मोलर्स कितना होगा। देखो फिर से एक बार फील करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करा देते हैं आपको। इंसिजर 8 हो गया, कैसे? आप दोनों कैनाइंस को फील करो, उसके आगे के जितने टीथ आप स्माइल करते हो तो जो टीथ दिखता है वो सारे इंसिजर होते हैं। तो ऊपर जो में 4 हो गया, नीचे जो में 4 हो गया। कैनाइंस 4 कैसे हुए? ऊपर वाले जो में 2 कैनाइंस होते हैं, नीचे वाले जो में 2 कैनाइंस होते हैं, तो टोटल 4 कैनाइंस हो गए। प्रीमोलर्स कैनाइंस के पीछे वाले 2 दांत, कैनाइंस के पीछे वाले 2 दांत क्या हो गए, प्रीमोलर्स हो गए। ठीक है? तो एक साइड में 2 है तो बेसिकली 4 साइड आप देखोगे, क्योंकि इस साइड में अगर 2 है तो इस साइड में भी 2 होगा प्रीमोलर्स, इस साइड में भी 2 प्रीमोलर्स होगा और यहाँ पर भी 2 प्रीमोलर्स होगा। तो टोटल मिलाकर कितना प्रीमोलर्स हो गया, 8। मोलर्स की बात करें तो एक साइड पे आप अपने दांत को अगर देखोगे, प्रीमोलर्स के पीछे आपके तो 2 दांत दिखेंगे या फिर 3 भी दिख सकते हैं, किसी किसी में 3 भी आ सकता है। तो आप देखोगे कि मोलर्स बेसिकली 12 होते हैं, जिनमें 32 दांत होता है उनमें मोलर्स 12 होते हैं। क्लियर हो गया? देखो अब यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन फ्रेम होता है वो देखो। इसका स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। पूछेगा क्वेश्चन कि टीयरिंग टीथ किसको बोलते हैं, तो वो होता है कैनाइंस। कौन सा ऐसा दांत है जो कार्निवोर्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ये पूछा जा सकता है, तो वो होते हैं कैनाइंस। कौन सा ऐसा दांत है जो बच्चा में पहली बार आएगा, वो होते हैं इंसिजर। कटिंग टीथ किसको बोलते हैं, इंसिजर। ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम किसका होता है, मोलर्स का होता है। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन टीथ से फ्रेम हो सकते हैं। देखो अब कोई एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो दांत आप देखते हो ना, उसमें जो दांत आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी टीथ। ठीक है? और एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म, एक अडल्ट कोई लड़का है, उनमें जो दांत प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी टीथ, जो कि एडल्ट में प्रेजेंट होता है।
प्राइमरी टीथ जो बच्चा में जो पहली बार दांत आता है उसे हम दूध का दांत भी बोलते हैं, दैट इज़ मिल्क टीथ बोलते हैं। टेम्पररी टीथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट है नहीं भैया, टेम्पररी है, कुछ टाइम बाद टूट जाएगा। डेसिडुअस टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेसिडुअस शब्द बेसिकली जो झड़ जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो डेसिडुअस टीथ भी इसे कहते हैं। इसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली ये पूरा लाइफ टाइम तक यही परमानेंट रहता है, बेसिकली किसी भी इंसान में यही दांत रहता है, इसलिए हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। इसको हम लोग अडल्ट टीथ भी बोलते हैं। अब इसका संख्या कितना होता है, इसका संख्या तो आपको पता है कि एक अडल्ट में टीथ तो 32 दांत होता है। 32 दांत में बेसिकली इंसिजर 8 होंगे, कैनाइन्स 4 होंगे, प्रीमोलर्स 8 होंगे और मोलर्स 12 होंगे, ये आपको अभी जस्ट पता है। अब देखो बच्चा में 20 दांत होता है और वो 20 दांत बेसिकली कौन कौन सा होता है, ये सब क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम्स में। देखो अगर अडल्ट से कंपेयर करें तो अडल्ट में इंसिजर 8 थे, बच्चा में भी इंसिजर 8 होंगे। कैनाइन्स एक अडल्ट में 4 होता है, एक बच्चे में 4 होता है। प्रीमोलर्स की बात करें तो अडल्ट में आप प्रीमोलर्स देखोगे जो कैनाइन्स के पीछे होते हैं, एक साइड में 2 होते हैं और दूसरी साइड में 2, नीचे वाले दोनों साइड में 2 2, मतलब टोटल 8 हो गया। वही प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं चाइल्ड में, तो चाइल्ड में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। मोलर्स इनमें 12 होता है। अडल्ट ऑर्गेनिज्म में जिसका 32 दांत है उनमें मोलर्स टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन एक बच्चे में कितने मोलर्स होते हैं, 8 होते हैं। माने मोलर्स बेसिकली आपने अभी देखा था ना, 1 मिनट देखो, मोलर्स में बेसिकली एक साइड में 3 टीथ है ना, अगर एक साइड का सिर्फ देखिए, ऊपर का एक साइड का टीथ देखो तो उनमें 3 होते हैं। तो उनमें जो फ्रंट 2 है ये चाइल्ड टीथ में होते हैं, मतलब बच्चा का जो दांत होता है उनमें ये टीथ होते हैं, ये टीथ नहीं होता है। लास्ट वाला जो मोलर है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो बच्चा में क्या क्या एब्सेंट है, ये दोनों प्री मोलर्स एब्सेंट होगा और ये लास्ट मोलर एब्सेंट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दांत है जो बच्चा में एब्सेंट होता है, तो उसका आंसर होगा प्री मोलर। सारे के सारे प्री मोलर्स एक बच्चे में एब्सेंट होता है, एक बच्चा का दांत में एब्सेंट होता है सारे के सारे प्री मोलर्स, और लास्ट मोलर भी एब्सेंट होता है, एक बच्चा का दांत में। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि कौन सा ऐसा दांत है जो बच्चा में एब्सेंट है और आपको दिया जाए इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स, तो आप इसमें क्या करोगे, प्री मोलर्स में टिक करोगे। हमें ये चीज़ पता है कि मोलर में जो मोलर का सबसे लास्ट वाला टीथ है वो भी एब्सेंट होता है एक बच्चा में, लेकिन फिर भी आपको प्री मोलर ही टिक करना है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि प्री मोलर्स पूरा का पूरा प्री मोलर ही एब्सेंट है। तो क्लियर हो गया आपको प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ में। बताओ प्राइमरी टीथ में क्या एब्सेंट होता है? प्राइमरी टीथ में प्री मोलर्स और लास्ट मोलर एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का कि कौन सा ऐसा दांत है जो बच्चों में एब्सेंट होता है। प्री मोलर्स और लास्ट मोलर, प्री मोलर ये बेसिकली प्री मोलर और लास्ट मोलर प्राइमरी टीथ में एब्सेंट होगा, बच्चे के दांत में एब्सेंट होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा दांत है जो 2 बार आया और कौन सा ऐसा दांत है जो 1 ही बार आया। जो दांत बच्चों में प्रेजेंट है वो दांत तो वापस से आते हैं, मतलब ये जो 20 दांत आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 20 दांत झड़ के 20 दांत वापस आएगा। माने इंसिजर जो 8 था वो झड़ के वापस इंसिजर 8 आया अडल्ट में, मतलब कि इंसिजर 2 बार आया, बच्चों में भी आया जो कि झड़ के फिर बड़ों में भी आया, जो अडल्ट हो जाते हैं उनमें भी आता है। मतलब इंसिजर दोबारा आ रहा है, कैनाइन्स भी दोबारा आ रहा है, लेकिन प्री मोलर्स तो बच्चा में प्रेजेंट ही नहीं था। माने प्री मोलर्स सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार आया, इसलिए बोलेंगे कि एक बार जो दांत आता है वो प्री मोलर होता है, और मोलर में भी जो लास्ट मोलर है वो बच्चों में प्रेजेंट नहीं है, तो वो जीवन काल में 1 ही बार आता है। लास्ट मोलर भी जीवन काल में 1 ही बार आता है। इसीलिए देखो कौन सा ऐसा दांत है जो 2 बार आएगा, जो दांत बच्चा में प्रेजेंट है वो दांत 2 बार आएगा। यही याद कर लो, यही ट्रिक याद करने का कि कौन सा दांत 2 बार आता है, जो बच्चों में प्रेजेंट है वो दोबारा तो आएगा ही। मतलब टोटल 20 दांत ऐसे हैं जो दोबारा आते हैं, सारे के सारे इंसिजर, सारे के सारे कैनाइन्स, सारे के सारे मोलर्स, टोटल 8 मोलर्स अपीयर होते हैं 2 बार। और कौन एक बार अपीयर होता है? प्री मोलर और लास्ट मोलर, सारे के सारे प्री मोलर्स और लास्ट मोलर्स। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या होता है, जैसे आपका अपर जो होता है, एक लोअर जो होता है, ठीक है। अपर वाला जबड़ा और लोअर वाला जबड़ा, 2 जबड़ा होते हैं। तो ऊपर वाले जबड़ा का या फिर नीचे वाला जबड़ा का हाफ, मतलब कि अपर वाले जबड़ा का हाफ टीथ का अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। जैसे अगर बोला जाए कि बच्चा का डेंटल फार्मूला क्या है,
तो बच्चे में आप ऊपर जो के हाफ ले लोगे और नीचे वाले जो के हाफ ले लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे। अभी इसको मत देखो, इसको देखोगे तो कंफ्यूज होगे। अभी बस ये देखो कि ये अरेंजमेंट अपर जो का हाफ अरेंजमेंट और लोअर जो का हाफ अरेंजमेंट को आप डिवाइड कर देते हो तो वो कहलाता है डेंटल फॉर्मूला। समझे? अडल्ट में भी वही बोलेंगे। डेंटल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ऑफ ICPM and M, मतलब कि इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंटल फॉर्मूला। टीथ का अपर जो का हाफ डिवाइडेड बाय लोअर जो का हाफ टीथ, उसका नंबर को सीक्वेंस में लिखना, इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स के सीक्वेंस में लिखना, उसका कितना संख्या प्रेजेंट है, मतलब इंसिजर कितना नंबर में प्रेजेंट है, केनाइन कितना नंबर में प्रेजेंट है, उसको डिवाइड करके लिखना, उसे हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर आप पहले अडल्ट का देखो, अडल्ट में देखो ये एक अडल्ट का टीथ है तो उनमें इंसिजर एक साइड में कितने प्रेजेंट है, अपर जो कि एक साइड में कितना प्रेजेंट है, इंसिजर 2 प्रेजेंट है तो 2 लिखे पहले। अडल्ट वाला में देखो केनाइन 1 प्रेजेंट है तो 1 प्रेजेंट है, मतलब इसको भी एक सीक्वेंस में ही लिखा जाता है, आगे से पीछे ही लिखा जाएगा। अगर आप अपने दांत में देखोगे तो आगे से पीछे अगर बोले तो, ठीक है। तो इंसिजर 2, केनाइन 1, 2 1, उसके बाद प्रीमोलर्स 2 प्रीमोलर्स हो गए और मोलर्स 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 हो गया। मतलब कि ऊपर और लोअर जबड़ा का सीक्वेंस में लिखना, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स का नंबर और दोनों को डिवाइड कर देना, इसको हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, इसे हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आप एक चाइल्ड का देखोगे तो चाइल्ड में भी उसी प्रकार से लिखो, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला तो एक ही जैसा लिखा जाता है, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स के सीक्वेंस में ही लिखा जाता है। तो उसमें भी इंसिजर 2 होगा, केनाइन 1 होगा, उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होता है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और मोलर्स में भी लास्ट मोलर एब्सेंट होता है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2102 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2102 ऊपर वाले का हाफ जबड़ा का और नीचे वाले जबड़े का हाफ, 2102 डिवाइड बाई 2102, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये सिंपल एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये ऊपर वाले जबड़े को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इधर के साथ इसको भी जोड़ा है। इस 2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि ऊपर वाले जबड़े का एक साइड अगर आप लिखो मतलब ऊपर वाले जबड़े का अगर एक साइड का आप बेसिकली इसको लिखे हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब कि इसका रेप्लिका तैयार करके दूसरा साइड लिखना। मतलब ऊपर वाले जो को इतना अगर आप लिखे हो डेंटल फॉर्मूला में और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इसका ये कॉपी बनना। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाला जबड़ा कवर हो गया। उसी प्रकार से नीचे वाला जबड़े का मतलब इसका हाफ तो आप लिखे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इधर वाले जबड़े के बारे में भी लिख दिए, इसको हाफ में लिख दो, मतलब इसका हाफ सेक्शन का लिख दो, इसका हाफ सेक्शन को लिख दो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला इसको ही बोलते हैं, बस इसको ही बोलते हैं। इसको हम बता रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई ऐसे भी करके लिखा जा सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख देना इक्वल टू करके क्या लिखना, जितना टोटल टीथ प्रेजेंट होता है। जैसे कि एक चाइल्ड में तो टोटल टीथ 20 ही प्रेजेंट होगा और अडल्ट में 32 होगा, तो 2102 को 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले 2102 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जबड़ा का दांत आ जाएगा, दैट इज 20 आ जाएगा अगर एक चाइल्ड की बात करें तो। और अडल्ट में क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा अडल्ट का टीथ आ जाएगा, दैट इज 32 दांत आ जाएगा। क्लियर है डेंटल फॉर्मूला? अपर जबड़े का, लोअर वाले जबड़े का हाफ का अरेंजमेंट, दैट इज इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर के सीक्वेंस में अरेंजमेंट को ही हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक दांत के बारे में। जैसे कि एक इंसान का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि उसका आँख ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका ईयर इस प्रकार से है, उसका बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस हम बताते हैं। उसी प्रकार से दांत का भी हम लोग कुछ फीचर बता रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, कुछ विशेषताएं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा दांत 2 बार अपीयर होता है, एक प्राइमरी टीथ होता है, एक सेकेंडरी टीथ होता है। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि बच्चों में प्राइमरी टीथ होता है, फिर अडल्ट में सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ प्रेजेंट होता है। 2 बार दांत आता है, इसीलिए हमारे दांत को बोलते हैं ये वो डाईफायोडोंट है, डाईफायोडोंट है वो। ठीक है, हेट्रोडोंट किसको बोलते हैं? हेट्रो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। हमारा दांत अलग अलग शेप और साइज का होता है। शेप तो अलग अलग है, कोई इस प्रकार से है, इंसिजर, केनाइन इस प्रकार से है, प्रीमोलर इस प्रकार से है और मोलर इस तरह का है। मतलब कि हमारे दांत का शेप और साइज अलग अलग प्रकार का है, इसीलिए हम हमारे दांत को हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। और तीसरा होता है थिकोडोंट। थिकोडोंट मतलब कि हमारा दांत ऊपर जबड़ा और लोअर जबड़ा, एक मिनट, देखो
थिकोडोंट का मतलब होता है कि हमारा दांत ऊपर जबड़ा और नीचे वाले जबड़े के अंदर घुसा हुआ है। मतलब समझे, जैसे सपोज कर लो कि ये आपका ऊपर वाला जो है, ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है इस प्रकार से। तो हमारा दांत क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये दांत है, तो ये दांत इसके अंदर घुसा हुआ होता है, वो ये ऊपर वाला जबड़ा के अंदर घुसा हुआ रहता है, इस सॉकेट के अंदर। अगर अच्छे से बनाए तो ये सॉकेट इतना इस तरह नहीं होता है, मतलब सॉकेट ज़्यादा डीप होता है। जैसे मान लो इस प्रकार से ऊपर वाला जबड़ा का, ऊपर वाला जबड़ा जो हड्डी है ना, ऊपर वाला जबड़ा का हड्डी, देखो ये ऊपर वाला जबड़ा का हम हड्डी बनाए हैं, इसे ऊपर वाला जबड़ा को हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, और नीचे जो जबड़ा प्रेजेंट होता है, नीचे वाले जबड़े को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो ऊपरला जो जबड़ा है उसे हम मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। ये हड्डी है, हड्डी बेसिकली हम लोग कंकाल में देखते हैं ना हड्डी, वो ये हड्डी है, और इसके अंदर ही हमारा दांत इस तरह से घुसा हुआ रहता है, जो हमें दिखता है ना दांत, वो इस प्रकार से अंदर घुसा हुआ हमारा दांत प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से घुसा हुआ दांत प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है हमारा दांत। तो हमारा दांत इस बोन के अंदर धंसा हुआ है, इसीलिए हमारे दांत को बोलते हैं कि वो थिकोडोंट है। थिकोडोंट का मतलब होता है कि हर एक दांत हमारा एम्बेडेड है, घुसा हुआ है सॉकेट में, उस जो छेदा है, जो मतलब कि मैंडिबल और मैक्सिला में जो छेद है उसके अंदर धंसा हुआ है ना, तो उसी छेद को, उसी को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। तो उस सॉकेट के अंदर घुसा हुआ है हमारा टीथ, इसलिए हमारे दांत को थिकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सबसे पहला डाइफायोडेंट, क्योंकि वो 2 बार अपीयर होता है हमारा दांत। हेट्रोडोंट, क्योंकि हमारे दांत का अलग अलग शेप और साइज है। थिकोडोंट मतलब कि ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा के सॉकेट्स के अंदर हमारा दांत घुसा हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो थिकोडेंट है। क्लियर है। देखो विजडम टीथ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्ल की दांत। इसको आने से अक्ल नहीं आता है, इसको बस इस तरह नाम दिया गया कि इसको हम लोग अक्ल की दांत बोलते हैं, विजडम टीथ को, क्योंकि ये एक बेसिकली एक इंसान का मैच्योर होने के बाद, प्यूबर्टी के बाद ही आता है ये दांत, इसलिए हम लोग इसको अक्ल का दांत या फिर विजडम टीथ बोलते हैं। ये किसको क्या होता है, जो आप मोलर्स पढ़े थे ना एक साइड में, ऊपर जो कि एक साइड में 3 मोलर्स पढ़े थे ना, तो उनमें से जो लास्ट वाला मोलर है उसे हम बोलते हैं अक्ल का दांत, दैट इज़ विजडम टीथ, उसको बोलते हैं। लास्ट मोलर इज कॉल्ड एज विजडम टीथ, ठीक है। इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है भैया, वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन जो बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन उनका कुछ यूज़ नहीं है, उस बेसिकली ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसका होना ना होना बराबर है, नहीं भी होगा तो चल जाएगा, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया है, ठीक है। तो अब ये अपीयर कब होता है, एक बेसिकली 18 से 20 साल के बाद ही ये आता है। 18 से 20 साल के बाद कभी भी किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में ये आ सकता है, ये विजडम टीथ, ये लास्ट मोलर कभी भी आ सकता है, ठीक है। इसका टोटल संख्या होता है 4, क्योंकि आप देखो कि एक साइड का मोलर 3 होता है, तो बेसिकली आप चारों साइड देख लो तो हर एक कोना कोना में माउथ के सबसे लास्ट में कितना हो जाएगा, टोटल काउंट करोगे तो 4 हो जाएगा ना, इसलिए इसका नंबर 4 होता है। तो विजडम टीथ टोटल 4 होते हैं, ये किसी भी लाइफ के स्टेज में आ सकते हैं 18 से 20 साल के बाद। ये एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसे हम विजडम टीथ बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लास्ट मोलर को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमारा टीथ किससे बना हुआ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो कि टीथ हमारा इनेमल से बना हुआ होता है। आप अगर अपना दांत देखते हो तो दांत में जो वाइट वाला पार्ट दिखता है ना, ये बाहर वाला वाइट वाला पार्ट, इसे ही हम इनेमल करते हैं। वाइट पार्ट ऑफ द टीथ, दांत जो आपको वाइट कलर का दिखता है, दांत का वाइट वाला पार्ट, इसे ही हम इनेमल बोलते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इससे स्टार मार्क कर लेना। देखो इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, और किसको बनाता है, ये टीथ को बनाता है, ठीक है। अब इनेमल बेसिकली किसका बना हुआ है यार, ये इनेमल जो वाइट पार्ट आपको टीथ का दिख रहा है, जिसे हम हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं, वो बना हुआ किसका है, ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस कैल्शियम फोस्फेट का। ये इनेमल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट का बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग
सिंपल भाषा में लाइमस्टोन भी बोलते हैं या चूना पत्थर भी बोलते हैं। सिंपल भाषा में चूना पत्थर को ही हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। साइंस के लैंग्वेज में हम लोग उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इनेबल किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फोस्फेट का बना हुआ है, और इनमें पानी 0% होता है। याद रखना, इनेबल जो कि शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, उसमें पानी का अमाउंट 0% होता है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखो फ्लोरोसिस क्या होता है। फ्लोरोसिस दांत में होने वाला डिजीज़ है एक प्रकार का। फ्लोरोसिस जब हमारा दांत येलो हो जाता है, आप देखोगे किसी इंसान का कहीं कहीं पे वाइट हल्का हल्का सा पीला हो जाता है, तो वो पीला क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो पानी कंज्यूम कर रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो और जो पानी कंज्यूम कर रहे हो, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दांत येलो हो जाता है, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। देखो पानी में फ्लोराइड का होना ऑप्टिमम लेवल पे सही है हमारे दांतों के लिए। अगर एक ऑप्टिमम लेवल में, मतलब एक नियमित मात्रा में अगर प्रेजेंट है फ्लोराइड वाटर में, तो वो ठीक है। जहाँ ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो गया फ्लोरीन वाटर में, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लोराइड तो ज़रूरी होता है हमारे टीथ के लिए ऑप्टिमम लेवल में, मतलब एक नियमित मात्रा में ज़रूरी होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वाटर में प्रेजेंट है फ्लोराइड, तो उस पानी को हम खारा पानी बोलते हैं या हार्ड वाटर बोलते हैं। तो पानी में ज़्यादा फ्लोराइड प्रेजेंट होने की वजह से टीथ येलो हो जाती है, जिसे हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। क्लियर है फ्लोरोसिस। ये पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसिस क्यों होता है। फ्लोरोसिस होता है पानी में प्रेजेंट एक्सेस फ्लोराइड के वजह से। अगर पानी में एक्सेस फ्लोराइड प्रेजेंट होगा तो उससे हमारा दांत पीला पड़ जाता है, उसे ही हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे टंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो टंग 10 सेंटीमीटर का होता है लंबा, उसका लेंथ अगर देखें तो वो 10 सेंटीमीटर का होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इसमें कहीं हड्डी तो नहीं है, आप अपने जीभ को टच करोगे तो उसमें हड्डी आपको महसूस तो होता नहीं है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन ये पीछे के साइड पे, मतलब हमारे गर्दन में एक बोन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा टंग किस बोन से अटैच्ड है पीछे की साइड पे, तो आप बोलोगे हायोइड बोन से। और हमारे टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये लेट सपोज करो ये टंग का लेयर है, ठीक है। तो इस टंग के लेयर में बहुत सारे आपको टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये होते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है। और ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, बेसिकली इन टेस्ट बर्ड से, ध्यान से सुनना यहाँ पे, इस टेस्ट बर्ड से अटैच होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। वही जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरॉन्स हर एक टेस्ट रिसेप्टर या टेस्ट बर्ड से अटैच होता है, ये न्यूरॉन हर एक टेस्ट बर्ड से। और ये सिग्नल किसको पहुंचाता है, ब्रेन को पहुंचाता है। तभी आपको पता चलता है कि आपने जो खाया है वो खट्टा है या मीठा है, वो तीखा है। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उससे अटैच होता है न्यूरॉन्स या नर्व्स, जो कि सिग्नल को भेजता है ब्रेन के पास, और ब्रेन बताता है कि आपका खाना तीखा है या मीठा है। वो कौन बताता है, हमारा ब्रेन बताता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा प्रोसेस कि टंग के पास टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं या टेस्ट बर्ड होते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन से, जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं ब्रेन तक, और जिसके वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है। और एक बात और कि हमारे, आपको तो पता होगा कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ ईयर, नोज़, आई, स्किन और टंग। तो ये जो टंग है ये भी एक सेंस ऑर्गन का पार्ट है। यही थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेंस ऑर्गन है हमारा टंग, क्योंकि हमारे टंग के पास सेंस होता है टेस्ट का। हम टेस्ट को पहचान सकते हैं, इसका सेंस होता है टंग के पास, इसलिए ये एक सेंस ऑर्गन में आता है। क्लियर है। तो टंग के बारे में क्या पूछा जा सकता है, टंग किस बोन से अटैच्ड है, टंग का लेंथ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, टंग क्लियर है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो 3 जोड़े में सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे शरीर में होता है। माउथ के बाहर प्रेजेंट होता है, जैसे कि पहले बताए थे। माउथ के बाहर प्रेजेंट होता है, 3 पेयर होता है। अगर 3 जोड़ा में है, अगर आपको इंडिविजुअल नंबर पूछे तो 6 हो गया, क्योंकि 3 जोड़ा में प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर 6 हो गया। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है, जो कि आप अपने माउथ में देखोगे लिक्विड पार्ट, उसको ही सलाइवा बोलते हैं, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में सलाइवरी जूस भी बोलते हैं। तो सलाइवा या सलाइवरी जूस बोलो, बात सेम है। कितना रिलीज़ होता है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज़ होता है, एक दिन में रिलीज़ होता है, ठीक है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, और वो 3 पेयर किसके किसके होते हैं, एक होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक होता है सबमैंडिबल ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब पैरोटिड ग्लैंड का नंबर 2 है, सबलिंगुअल का 2 है और सबमैंडिबल का 2 है। ये 2 प्रेजेंट होते हैं, इसलिए टोटल 6 हो गया, ठीक है। अब ये पैरोटिड ग्लैंड कान के पास प्रेजेंट होता है। देखो
ये डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं। ये है आपका पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के पास प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास प्रेजेंट होता है, तो एक कान के पास इधर और दूसरे वाले कान के पास उधर से प्रेजेंट होता होगा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड पेयर में होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। देखो यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड रिप्रेजेंट किए हैं, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के पास प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के नीचे जस्ट नीचे बकल कैविटी के बाहर टंग के नीचे प्रेजेंट होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, और सब मैंडिबल ग्लैंड प्रेजेंट होता है नीचे वाले जॉ के नीचे, मतलब जो आपका नीचे वाला जबड़ा है ना उसके नीचे प्रेजेंट होता है सब मैंडिबल ग्लैंड, ठीक है। पोजीशन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने वाले कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। ये पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास प्रेजेंट है ना, अभी आपको दिखाए थे पैरोटिड ग्लैंड, वो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। और आपको बोला जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सलाइवा कौन बनाता है, तो 70 to 75% सलाइवा सब मैंडिबल ग्लैंड बनाता है, ठीक है। तो इस बेसिकली पार्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे पैरोटिड ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 6। सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर में होता है, तो आप 3 बोलोगे। और कौन सा ऐसा सलाइवरी ग्लैंड है जो सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाता है, दैट इज़ सब मैंडिबल ग्लैंड सबसे ज़्यादा सलाइवा बनाता है। और एक चीज़ और, ये क्या सीक्रेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा बनाते हैं। सीक्रेट करना मतलब कि रिलीज़ करना, वो बना के रिलीज़ करना को बोलते हैं सीक्रेट करना। सीक्रेट बोलो या रिलीज़ बोलो बात सेम होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ कर रहे हैं, सलाइवा, ये सलाइवरी जूस रिलीज़ कर रहे हैं। और कितना रिलीज़ करते हैं एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर रिलीज़ करते हैं एक दिन में। तो ये सारा क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है इस पार्ट से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सलाइवा या सलाइवरी जूस में क्या प्रेजेंट होता है ना, वो देखने वाले हैं। तो सलाइवा या सलाइवरी जूस कौन रिलीज़ किया है, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज़ किया है। अब सलाइवा जो रिलीज़ हुआ है उसका पीएच क्या होता है, पीएच होता है 6.8। जो सलाइवा रिलीज़ हुआ है उसका पीएच होता है 6.8, दैट इज़ स्लाइटली एसिडिक। अब ये समझो कि 7, अगर पीएच लिखा रहा है 7, अगर पीएच लिखा रहा है 7, तो 7 का मतलब होता है न्यूट्रल पीएच। ये न्यूट्रल पीएच है 7, ठीक है। 7 के ऊपर जितना भी होता है, जैसे 8, 8.7, 7.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7 से 8 के बीच में, या 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, 7 से लेकर 14 तक ये कहलाता है, ये पीएच कहलाता है एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन पीएच, ठीक है। और 7 से नीचे, एल्केलाइन बोलो या बेसिक बोलो बात सेम है, ठीक है। 7 से नीचे माने हो गया तुम्हारा 6, 5, 4, ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है पीएच एसिडिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर पीएच क्या बोला है, किसका कितना पीएच है, 6.8, मतलब 7 से थोड़ा कम है, इसलिए बोलते हैं सलाइवा का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। अब ये जो सलाइवा आप माउथ में आपके होते हैं उनमें 99% तो वाटर ही होता है, 1% में बाकी चीज़ें आते हैं। मतलब आपके माउथ में जो सलाइवा है उनमें 99% तो वाटर ही प्रेजेंट है, और उस 1% में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट आयन, यही सब कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब इन आयंस का क्या काम होता है सलाइवा में, ये आपको नहीं पढ़ना है। हर एक आयंस का अलग अलग फंक्शंस होता है जो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आयंस प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे सलाइवा में 2 प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट है। एक है सलाइवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, और एक लाइसोसोम प्रेजेंट है दूसरा एंजाइम। तो पहला जो एंजाइम है सबसे पहले उसके बारे में देखो, फोकस करो यहाँ पे। देखो एंजाइम्स पहला क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। अब देखो जहाँ पर भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एमाइलेज शब्द सुनने को मिले, चाहे वो सलाइवरी एमाइलेज हो या फिर कोई और एमाइलेज, अगर एमाइलेज आपको सुनने को मिल रहा है मतलब वो पक्का कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। दिस इज़ वेरी क्लियर कि वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। कौन करता है, टाइलिन करता है, ये सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आपको बताए थे कि ये डाइसैकेराइड है, थोड़ी देर पहले ही बताए थे स्टार्टिंग में कि माल्टोज बेसिकली डाइसैकेराइड है। अब ये डाइसैकेराइड
आपको आगे फर्दर भी तो और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं ना हुआ स्टार्च का, इसका तो पार्शियल डाइजेशन हुआ। अब माल्टोज से फर्दर ग्लूकोज बनेगा जो आगे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे पार्ट में होगा। ये तो अभी माउथ में ही चल रहा है, पूरा क्रिया ये तो माउथ में ही चल रहा है, तो अभी माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं एंजाइम हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो स्टार्च पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे स्टार्च कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता माल्टोज में, मतलब जितना आपने स्टार्च खाया उसका 30% ही स्टार्च कन्वर्ट हुआ है माल्टोज में। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक हुआ पार्शियल डाइजेशन, एक होता है 30% डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन किस बात को लेके बोल रहे हैं कि स्टार्च बेसिकली माल्टोज में ही कन्वर्ट हुआ है, आगे तो नहीं ना, सिर्फ पूरा पार्शियल डाइजेशन मतलब कि पार्शियल हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं ना हुआ कि ग्लूकोज में भैया मुंह में ही कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है, वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको लेके बोल रहे हैं कि यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि 30% स्टार्च कन्वर्ट हुआ है माल्टोज में। इसका मतलब होता है कि स्टार्च जितना आपने खाया इतना खाया, उसका 30% ही स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। क्लियर है, दोनों बातों में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। अबाउट 30% स्टार्च कन्वर्ट हुआ है माल्टोज में। ठीक है, तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और एक चीज़ और, माउथ में जो सलाइवरी एमाइलेज है वो तभी एक्टिव होगा, वो उसका काम तभी चलेगा, वो तब एक्टिव फॉर्म में वर्क कर पाएगा जब उस सलाइवा का pH 6.8 होगा। सलाइवा का pH 6.8 में ही आपका सलाइवरी एमाइलेज एक्टिवेट होता है और उसी pH पे काम करता है, उसी pH पे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। देखो शरीर में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम्स हैं ना, वो सब स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक pH, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं। अगर आप सलाइवरी एमाइलेज को भेज दोगे, आप लेट सपोज करो सलाइवरी एमाइलेज को आप स्टमक में भेज दोगे, तो क्या ये सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज वो एंजाइम है जो इस स्पेसिफिक pH पर ही काम करता है। अगर इसको दूसरा pH पे काम करने के लिए बोल दिया जाए तो ये बिल्कुल नहीं करेगा वो काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गई यह चीज़। अब आप आगे जहाँ जहाँ जो जो एंजाइम पढ़ोगे वो सारे उसी टेम्परेचर में एक्टिव होने वाले एंजाइम हैं। उसको कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दोगे, जैसे स्टमक का एंजाइम को अगर आप माउथ में शिफ्ट कर दोगे तो वो उस टेम्परेचर पे, उस pH पे, टेम्परेचर तो छोड़ो, उस pH पे काम ही नहीं करेगा। तो जो एंजाइम जहाँ का है वो वही उसी जगह पे काम करता है, उसी जगह पे अच्छे से एक्टिवली काम करता है। क्लियर है ये चीज़। अब दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि लाइसोजाइम और लाइसोसोम में, यहाँ पे लाइसोजाइम है, जाइम वर्ड यूज किया गया है, और वहाँ पे क्या था, एक हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना उसको, उसमें हर चीज़ को डिटेल में उसमें भी समझाएं हम, प्लस क्वेश्चंस भी वन शॉट में ही कवर कराएं। तो आप प्लीज़, अगर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो लाइसोजाइम होता है यहाँ पे सलाइवा में प्रेजेंट होना, और लाइसोसोम क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना। देखो सोम का मतलब होता है बॉडी, तो ये जो सोम वाला है ना वो सेल ऑर्गेनेलिज है, वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जाइम, जाइम ऐसा नहीं लग रहा है इंजाइम, जाइम, तो ये एक लाइसोजाइम एक तरह का इंजाइम है, लाइसोजाइम एक तरह का इंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपने खाना खाया है अगर गलती से उसमें लेट सपोज करो बैक्टीरिया है तो उसको वो मार देता है, वो लाइसोजाइम मार देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ बिना धोए खाना है। तो चलो भैया सोचे कि हाथ बिना धोए अब खाते हैं, क्या होगा, हाथ में अगर बैक्टीरिया होगा तो माउथ में तो किल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया को ही किल करता है। बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना यार, बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ये किसी एक प्रकार का बैक्टीरिया को मारता है, बस सारे बैक्टीरिया को नहीं मारता है, इसीलिए हाथ धो के ही खाए। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किल ओनली स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है जो कि खाना के साथ आया है, और स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही मारता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो इस पेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सलाइवा का pH पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, pH वो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आप बोलना सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका pH क्या होता है, मतलब किस pH पे सलाइवरी एमाइलेज एक्टिव होता है।
और ये पूछेगा कि क्या कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया है उसका कंप्लीट डाइजेशन माउथ में हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। और कितने प्रतिशत स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं? दैट इज़ 30%। ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और लाइसोजाइम पूछेगा, आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि कौन सा ऐसा बेसिकली प्रेजेंट है एंजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, सलाइवा में प्रेजेंट। मतलब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सलाइवा में प्रेजेंट कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को किल करता है, और आपको ऑप्शन में क्या दे देगा? लाइसोसोम और लाइसोजाइम दोनों ऑप्शन में दे देगा। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे जाइम है, जो जाइम है वही एंजाइम है, ठीक है। तो जाइम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। इस अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है सलाइवा के बारे में सब चीज़? अब देखो, कभी कभी आप रोटी को बहुत देर तक चबाओगे, देखो रोटी को आप बहुत देर तक चबाओगे तो वो मीठी लगने लगती है, रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टार्च, जो रोटी में जो स्टार्च प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, और ये माल्टोज टेस्ट में मीठा होता है, इसीलिए माल्टोज में कन्वर्ट हो जाने की वजह से रोटी कैसे लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। अब देखो माउथ में, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे देखते हुए चलना, माउथ से ही हम आपको बताते हुए चलेंगे किस चीज़ का कहाँ पे डाइजेशन हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउथ में किस न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है जिसका डाइजेशन माउथ में हो गया है। क्या प्रोटीन का डाइजेशन हुआ माउथ में? क्या हम बताएं? नहीं। क्या लिपिड का डाइजेशन हुआ? नहीं। तो किस चीज़ का डाइजेशन हुआ है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है। क्लियर है? अब देखो बोलस किसको बोलते हैं? माउथ में आपको चबाने के बाद, आप कंप्लीट चबा चुके हैं माउथ में, उसके बाद जिसको पार करते हो ना, पूरा कंप्लीट चबाने के बाद जिसको पार करते हो उसे बोलस करते हैं। मतलब माउथ में कंप्लीट आपका डाइजेशन होने के बाद जो खाना पार होके फूड पाइप में जा रहा है उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस मतलब जिसमें, अब देखो उसमें क्या होगा, उसमें तो प्रोटीन और लिपिड तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए बोलते हैं कि उसमें प्रोटीन और लिपिड अनडाइजेस्टेड है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्टेड होगा माल्टोज के फॉर्म में। तो ये सब क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। अब यही है जो मूव करके कहाँ जाएगा? इसोफेगस या फूड पाइप में जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि आपको डाउट ना हो। जिस खाने को आप प्रॉपर चबाकर स्वेलो करते हो उससे बोलस बोलते हैं। आप चबा के पार कर रहे हो उसे बोलस कहते हैं। उनमें क्या होता है? पार्शियल डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट एंड अनडाइजेस्टेड प्रोटीन एंड लिपिड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टमक। अब हम लोग देखने वाले हैं फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस भी बोलते हैं। देखो इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा ऑर्गन होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है इसोफेगस। इनमें कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि माउथ में आपने एंजाइम पढ़ा ना, बताओ कौन सा एंजाइम पढ़े थे माउथ में? सलाइवरी एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम और टाइलिन ये दोनों एंजाइम्स माउथ में प्रेजेंट थे। यहाँ पे इसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। बताओ वहाँ पे कौन ग्लैंड पढ़े थे हम लोग माउथ में? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका सिक्रीशन बकल कैविटी में आता है। तो यहाँ पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस ना आप ऐसा समझो कि एक नली है जो कि खाना को माउथ से लेकर स्टमक में लेके आ रहा है, और इनमें कोई काम नहीं होता है। इनमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन, किसी भी प्रकार का एंजाइम, किसी भी प्रकार का ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है इसोफेगस में, फूड पाइप में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है भैया? बस इनमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इसोफेगस में एक मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से खाना माउथ से स्टमक में आता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फूड, जिसको बोलस बोल रहे हैं, फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो बोलस को माउथ से कहाँ पहुँचाया? स्टमक में पहुँचाया। किस प्रोसेस से पहुँचाया? पेरिस्टाल्सिस से पहुँचाया। अब पेरिस्टाल्सिस है क्या वो देखो। पेरिस्टाल्सिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप। मतलब देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये काम पूरा का पूरा इसोफेगस में चलता है। ये पूरा इसोफेगस में लगातार होने वाली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से खाना माउथ से लेकर स्टमक में जाता है। क्लियर है? तो देखो अब ये चीज़ याद रखना कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ना सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस में नहीं होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। बहुत को ये लगता होगा कि पेरिस्टाल्सिस सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस में होता है, नहीं, पेरिस्टाल्सिस आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टमक। देखो स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। देखो आपको देखने में भी लग रहा होगा कि इस प्रकार से जे जैसा नहीं लग रहा है,
ये जे शेप्ड ऑर्गन है। इनमें खाना 4 से 5 घंटा तक रहता है। इनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टमक में आपको बताया था ना कि स्टमक से एसोसिएटेड कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे कि आपने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बना रहे थे, कुछ जूस बना रहे थे, दैट इज़ सलाइवा या सलाइवरी जूस बना रहे थे। उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कुछ गैस्ट्रिक जूसेस बनाएंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं जिनका पीएच होता है 1.8। ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.8। ठीक है, अब इनका कॉम्पोजिशन देखने से पहले कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, उससे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं। स्टमक में प्रेजेंट होने वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार का होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को इस तरह से देख सकते हो कि एक, जैसे मान लो ये स्टमक है। ठीक है, मान लो ये आपका स्टमक है। स्टमक में यहाँ पे इसका वॉल को हम जूम करके आपको बता रहे हैं, इसका वॉल, स्टमक का वॉल को हम जूम करके आपको यहाँ बता रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे इस प्रकार से ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ग्लैंड है, ये पूरा का पूरा ग्लैंड है, तो इसमें बहुत सारे सेल से ये मिलके बना होगा। ये ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा, और ये सारे सेल्स अपना सिक्रेशन बना के इसी जगह पे छोड़ते हैं, इसके बीच में। और ये सिक्रेशन यहाँ से निकल के, जैसे यहाँ से निकल रहा है उसी प्रकार से यहाँ से निकल के स्टमक में आता है, वही उसका सिक्रेशन। मतलब कि स्टमक का इनर लाइनिंग में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सिक्रेशन कैसे रिलीज़ करते हैं, कहाँ रिलीज़ करते हैं, स्टमक में रिलीज़ करते हैं, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला होता है, इनमें 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि HCl बनाता है। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करता है, HCl बनाता है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। एक होता है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। अब देखो, चीफ वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, चीफ मतलब होता है कि जो मेन होता है, जो मेन कैरेक्टर अदा करता है। तो ये एंजाइम प्रेजेंट, ये एक एंजाइम बनाता है, ये सेल्स चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स एक एंजाइम बनाता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजेन। ये एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है। अब हम लोग आगे जहाँ जहाँ पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ होते हैं, ये बात याद रखना। कोई भी सेल बना के अगर किसी जगह पे रिलीज़ कर रहा है तो वो हमेशा इनएक्टिव एंजाइम को ही रिलीज़ करता है। प्रो एंजाइम मतलब कि होता है इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजेन जो रिलीज़ किया है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, ये एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब तीसरे प्रकार का सेल है म्यूकस या गॉबलेट सेल। म्यूकस या गॉबलेट सेल सिक्रेट करता है म्यूकस। इस म्यूकस का काम क्या होता है, इस म्यूकस का काम होता है कि आपका बहुत सारा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। हमें पता है कि गैस्ट्रिक जूस का भी हम लोग देखें कि उसका पीएच 1.8 होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.8 होता है। तो इस 1.8 पीएच में हमारा जो स्टमक है उसका लाइनिंग ख़राब ना हो जाए, इसलिए ये म्यूकस रिलीज़ होता है। ये म्यूकस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है। जैसे मान लो ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, या तो सा डायग्राम ख़राब बन रहा है देख लेना। देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा मोटा लेयर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रेजेंट होगा, म्यूकस का। ये पूरा म्यूकस से भर जाएगा, इसका लाइनिंग ये पूरा म्यूकस से भर जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये एसिड से कहीं स्टमक का वॉल ही डैमेज ना हो जाए, इसीलिए इतना भारी अमाउंट में म्यूकस रिलीज़ होता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को HCl से और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या प्रेजेंट है स्टमक में, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जो कि यहाँ पे होता है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन कहीं ये एंजाइम इसको ही ना खा ले, इसको पहले एक्टिवेट किया जाएगा, तो एक्टिव होने के बाद कहीं ये एंजाइम हमारे स्टमक के सेल्स को ही ना खा ले, इसीलिए म्यूकस का मोटा सा लेयर सबसे पहले बनता है। सबसे पहले म्यूकस का मोटा सा लेयर कवर करेगा स्टमक को, उसके बाद एंजाइम्स सारे एक्ट करेंगे फूड के ऊपर। ठीक है, तो म्यूकस या गॉबलेट सेल का क्या काम हो गया, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस, जो कि हमारे स्टमक को प्रिवेंट करता है HCl से और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से बचाता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस HCl का फंक्शन क्या है, जो कि किसने रिलीज़ किया था, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल।
होती, देखो अब फिर से रिवाइज करा देते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है, एक को बोलते हैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl को रिलीज करता है, एक चीफ सेल जो कि मेन सेल है जो कि एंजाइम रिलीज करता है, प्रो एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम पेप्सिनोजेन बोलते हैं। और तीसरा प्रकार का है गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल जो कि म्यूकस को रिलीज करता है और वो म्यूकस बचाता है हमारे स्टमक के लाइनिंग को, किससे बचाता है, HCl से बचाता है और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपने अभी देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसका pH 1.8 होता है। और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं वो देखो, उनमें प्रेजेंट होते हैं वाटर, उनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ आयंस में आपको याद नहीं करना है स्पेसिफिकली कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बस ये याद कर लो कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ HCO3-, ये याद रख लो बस कि कुछ सम आयंस में आप याद कर लो कि यहाँ पे HCO3- प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है स्टमक में। और कुछ भी दूसरा आयंस नहीं याद करना। क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, वाटर, सम आयंस और HCl कौन रिलीज़ किया, जल्दी बताओ। HCl रिलीज किया है गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, वो रिलीज करता है HCl को, प्लस पेप्टिक एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। देखो पेप्सिन एंजाइम कौन रिलीज़ किया है, कौन रिलीज़ किया, जल्दी याद करो। पेप्सिन एंजाइम रिलीज किया है चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स। पेप्सिन एंजाइम रिलीज किया गया है चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स के द्वारा। इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि रिलीज कौन करता है, म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल रिलीज करती है, प्लस रेनिन एंजाइम। देखो रेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब बच्चे में ही सिर्फ और सिर्फ रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HCl एंजाइम का फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है कि वो बैक्टीरिया को या फिर कोई भी जर्म्स जो खाने के साथ आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है HCl। दूसरा फंक्शन कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिनोजेन एंजाइम एक्टिवेट हो सके। पेप्सिनोजेन एंजाइम जो कि रिलीज़ किया गया था पेप्टिक या ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है HCl। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि प्रोवाइड एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजेन इन स्टमक। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का काम होता है HCl का। दूसरा फंक्शन ये बैक्टीरिया जर्म्स को भी किल करता है जो कि खाने के साथ आ जाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं पेप्सिनोजेन का फंक्शन। पेप्सिनोजेन तो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि पेप्टिक या चिप सेल्स के द्वारा रिलीज़ हुआ है। देखो हम इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि आपको याद हो। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन कौन रिलीज़ किया है, चिप सेल्स या पेप्टिक सेल्स रिलीज़ किए हैं, और ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हुआ था। इसको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl एक्टिवेट करेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ये एक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन HCl के प्रेजेंस में ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा जो कि खाने के साथ आया था। जो प्रोटीन हमने खाने के साथ इनटेक किया था उसका डाइजेशन तभी स्टार्ट होता है जब ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, तभी ये प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ये स्टमक में प्रेजेंट, तो ऑब्वियस सा बात है स्टमक में प्रेजेंट होता है। काम भी क्लियर हो गया होगा। ये जो पेप्सिन अभी पढ़े कि ये पेप्सिन एक्टिव होता है HCl के प्रेजेंस में, अब ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, यही तो इसका काम है। तो चलो इसको अच्छे से देखते हैं। देखो पेप्सिन का फंक्शन होता है कि प्रोटीन जो खाने के साथ आया है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करे। और अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कुछ इंटरमीडिएट प्रोटीन होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से थोड़ा छोटे फॉर्म के होते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है ये पेप्सिन। ठीक है, तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन हो गए, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस किसने किया, पेप्सिन ने किया। और एक चीज़ और याद रखना कि प्रोटीन का डाइजेशन अब स्टमक में स्टार्ट हुआ है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। कोई आपको बोले कि क्या प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में हुआ था, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट ही हुआ है स्टमक से।
क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रोरेनिन रिलीज किया गया था वो प्रोरेनिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको भी एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए जो कि HCl प्रोवाइड करता है। HCl की वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रोरेनिन एक्टिवेट हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि गेट एक्टिवेटेड बाय HCl इन स्टमक टू रेनिन। ठीक है, तो प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो गया, रेनिन के द्वारा। किसने किया, HCl ने किया उसको एक्टिवेट। ठीक है, अब ये रेनिन क्या करता है, एक वर्क करता है, काम करता है केसिन प्रोटीन के ऊपर। देखते हैं केसिन प्रोटीन क्या है। मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को ही हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। ठीक है, मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को बोलते हैं मिल्क प्रोटीन, और मिल्क प्रोटीन कौन सा है, केसिन प्रोटीन है। ठीक है, केसिन प्रोटीन है। तो प्रोरेनिन क्या करता है, प्रोरेनिन कन्वर्ट होता है सबसे पहले रेनिन में, अब ये रेनिन कन्वर्ट करता है केसिन प्रोटीन को पारा केसिन में। ठीक है, तो केसिन प्रोटीन जो कि एक मिल्क प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पारा केसिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रेनिन। ठीक है, अब ये पारा केसिन पे वही पुराना वाला जो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज पेप्सिन एंजाइम, उस पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में पारा केसिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। क्लियर है। तो प्रोरेनिन का क्या फंक्शन हुआ, प्रोरेनिन सबसे पहले कन्वर्ट होता है रेनिन में, एक्टिवेट कौन करता है, HCl एक्टिवेट करता है, और वो किसको डाइजेस्ट करता है, केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो कि मिल्क प्रोटीन है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पारा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पारा केसिन पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये प्रोरेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन इन्फेंट्स। क्या किया, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। कौन सा मिल्क प्रोटीन, केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, पारा केसिन में कन्वर्ट किया। फिर पारा केसिन को पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में किसने कन्वर्ट किया, पेप्सिन में कन्वर्ट किया। प्रोरेनिन को एक्टिवेट किसने किया, HCl ने एक्टिवेट किया, और फिर रेनिन ने किस पे एक्ट किया, केसिन प्रोटीन पे एक्ट किया। तो ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या होता है, आपने सुना होगा कि एसिडिटी बहुत कॉमन चीज़ है भैया, सबको हुआ होगा एसिडिटी। एसिडिटी एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके स्टमक में एक्सेस एसिड बनने लगता है। ऐसे एक्सेस एसिड बनने की वजह से आपको पेट में एसिडिटी होता है। ये होता क्यों भैया एसिडिटी, क्योंकि आपने एक्सेस स्पाइसी फूड, एक्सेस जंक फूड आपने खाया होगा, तभी उसी कारण से आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है। क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि किसी को भी एसिडिटी होता है तो बोलते हैं कि भैया इनो पी लो, तो इनो पी लो या फिर डाइजिन खा लो। तो इनो और डाइजिन खाने से बेसिकली कैसे ठीक हो जाता है एसिडिटी, उसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे थोड़ा सा देखना है हमें। देखो इनो और डाइजिन में होता है एक बेस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला इसका होता है, केमिकल फॉर्मूला, इसको आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। अभी बस यहाँ पे देख लो कि जो इनो या डाइजिन है उसमें एक बेस प्रेजेंट होता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो बेस क्या करता है, पेट में प्रेजेंट एक्सेस एसिड को के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ये एक बेस है, आप जानते होंगे कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट एसिड दैट इज HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है, मतलब कि सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, मतलब कि पेट में प्रेजेंट एसिड को खत्म कर देगा। कौन खत्म किया, यही इनो या डाइजिन। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिटी होता क्यों है, एक्सेस स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है। एसिडिटी में होता क्या है, एक्सेस एसिड बन जाता है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम लोग इनो या डाइजिन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे एसिडिटी से रिलेटेड। क्लियर है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए स्टमक के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट, फैट या लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, याद रखना यह चीज़। स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसा डाइजेस्ट होके माउथ से आया है वैसा का वैसा ही स्टमक से पार हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में कुछ भी रोल नहीं होता स्टमक का, ना ही फैट या लिपिड का डाइजेशन होता है स्टमक में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है, जिससे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था बोलस, माउथ से जो खाना आपका इसोफेगस में जाएगा पूरा कंप्लीट पूरा प्रोसेस होके माउथ में जो जाता है इसोफेगस में, उसे हम बोलस बोले थे। उसी प्रकार से स्टमक
से खाना पूरा जितना उसको डाइजेशन करना था स्टमक को उसने कर दिया। अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा उस खाने को हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो उस काइम में क्या होगा? पार्सली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होगा। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पार्सली डाइजेस्ट हो चुका है, और ये डाइजेशन किसने किया? स्टमक ने नहीं किया है। ये डाइजेशन माउथ में हुआ है, सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन के थ्रू हुआ है ये पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पार्शियल डाइजेस्टेड है और पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन है जो किसने किया? स्टमक ने किया। और इसमें अनडाइजेस्टेड फैट या लिपिड है। माने समझे? इसका मतलब पेट में आने के बाद पेट में 4 घंटा खाना रुक गया है, उसके बाद अभी तक फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है फैट का डाइजेशन। प्रोटीन पार्शियल डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट माउथ में पार्शियल डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फैट का डाइजेशन 4 से 5 घंटा पेट में रहने के बाद भी नहीं हुआ। और इसी सबको मिला के क्या बोलते हैं हम? काइम बोलते हैं। मतलब खाना जो पेट में डाइजेस्ट हुआ, जितना डाइजेशन होना था, उसके बाद जो मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो उस खाने को क्या बोलेंगे? जो कंप्लीट जो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा उस खाने को हम बोलेंगे काइम। काइम बोलेंगे। ठीक है, अब ये काइम किस तरफ मूव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। तो हमने स्टमक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अब लास्ट में एक समरी पेज देख लो, इसमें सारा चीज़ डाइजेशन समराइज हो जाएगा अच्छे से। देखो, माउथ में क्या पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़े थे आप, पार्शियल डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं पढ़े थे, फैट का डाइजेशन नहीं पढ़े थे, ईसोफेगस में आप किसी का भी डाइजेशन नहीं पढ़े थे। ठीक है, और स्टमक में आपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो नहीं पढ़ा, प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा और फैट का डाइजेशन तो नहीं पढ़ा। अब माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने पढ़ा था वो एक पार्शियल डाइजेशन था। इसमें स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ था? माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, और स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था उनमें प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये इसको आप बेसिकली स्क्रीनशॉट कर लेना, इससे आपका पूरा चैप्टर ये अभी तक जो भी पढ़ा है वो समराइज हो जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके जाएं, एंड आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल।